Sit down. चलो अब फटाफट से एक बार बेटा उसको देख लो एक बार। पंद्रह क्वेश्चन आएंगे अपने टेस्ट में। हाँ, इसी चैप्टर के आएंगे। यहां तक हो गए थे दाब का प्रभाव। हाँ, क्वेश्चन हो गए थे यहां तक। देखो एक बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आते हैं अपने को सबको। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो देंगे। कि सभी क्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जहां दाब बराबर है यानी कि मोलों की संख्या बराबर, इसमें एक और इसमें दो, इसमें दो और इसमें एक, इसमें एक और एक दो और एक और एक दो, मोल बराबर तो दाब भी, तो इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पाद बराबर क्रियाकारक होते हैं तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। समझ गए? चलो अब पॉइंट लगाओ, आयतन का प्रभाव। आयतन का प्रभाव, आयतन का प्रभाव। आयतन का प्रभाव, बस हल्के सी चीज समझनी है और ध्यान देना, बिल्कुल इजी है। जो हमने दाब का प्रभाव पढ़ा है, उस दाब का प्रभाव जो है वो मोलों की संख्या से देखा जाता है। देखते हैं, जैसे एक और तीन कितने हो गए? चार। इधर कितने हो गए? दो। और मोलों की संख्या से हमें पता लगता है दाब। जहां मोलों की संख्या ज्यादा है वहां दाब ज्यादा है, और जहां मोलों की संख्या कम है वहां दाब भी कम है। अब दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। दाब और आयतन, तो जो मैं बता रहा हूं वो यहां पर मेंशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां पर ध्यान से समझना कि जो दाब है, दाब और आयतन, दाब और आयतन, आयतन को किससे लिखते हैं? V से। और दाब को किससे लिखते हैं? P से। दाब और आयतन, जब तापमान स्थिर रहता है, तापमान क्या रहता है? स्थिर। तापमान स्थिर रहता है तो दाब और आयतन में ये संबंध होता है। ये नियम जो है बॉयल का नियम है। किसका नियम है? बॉयल का नियम। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं चैप्टर चलता है, जो हटा दिया गया है अभी एनसीईआरटी से हटाया गया चैप्टर है। समझ गए चीज? 6 चैप्टर हटाए गए थे, उनमें से एक है, उसमें चलता था ये। तो ये एक बॉयल का नियम है। वहां बॉयल के नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो का नियम, ये सब चलते हैं। अवोगाद्रो तो आपका सम बेसिक कंसेप्ट में आ जाता है, समझ गए चीज, लेकिन चार्ल्स का नियम और बॉयल का नियम उसी चैप्टर में था। तो कुल मिलाकर के हमें इससे मतलब नहीं है कि वो किसका नियम है, क्या है ये, ठीक है ना। नियम ये था, वो ये है, मतलब वो कि P और V में ये संबंध होता है हमेशा कि दाब यदि ज्यादा होगा तो आयतन क्या होगा? कम। दाब कम होगा तो आयतन ज्यादा, दाब ज्यादा होगा तो आयतन कम हो जाएगा। समझ गए चीज? तो दाब और आयतन का ये संबंध होता है। तो जहां पर दाब ज्यादा है वहां आयतन क्या करना है? कम। और जहां दाब कम है वहां आयतन क्या होगा? ज्यादा। और हर चीज अधिक से कहां जाती है?
कम की तरफ जाती है। अब वापस वो का वही पुराना नियम आ गया अपना कि इसमें अब आयतन चल रहा है, तो अब आएगा कि आयतन बढ़ा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? आयतन बढ़ा दिया जाए। तो आयतन बढ़ाओगे तो अधिक से कहां जाएगा? कम की तरफ जाएगा। तो इस अभिक्रिया का यदि आयतन बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया प्रतीप दिशा में जाएगी। कहां जाएगी? प्रतीप दिशा में। तो इस अभिक्रिया के लिए आयतन यदि बढ़ाया गया तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी? प्रतीप दिशा में। और प्रतीप दिशा में जाएगी तो उत्पाद क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई क्या मेरी बात? अरे समझ में आ गई? और यदि आयतन को कम कर दिया जाए तो उल्टा हो जाएगा इसका। तो आयतन कम किया जाए तो अभिक्रिया अग्र दिशा में आएगी और उत्पाद क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। तो कुल मिलाकर के बात वही है, केवल एक ये चीज जोड़नी है अपने को कि P व्युत्क्रमानुपाती P, यानी कि दाब और आयतन में संबंध होता है। और T स्थिर है, यानी कि तापमान को स्थिर रखना है। यदि ताप को बढ़ाओगे कम करोगे तो ये नियम लागू नहीं होगा। समझे जी? तो ताप स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर किसी गैस पर जब दाब लगाया जाता है तो आयतन उसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। वो की वही चीज फिर आएगी घूम करके कि यदि मोलों की संख्या बराबर आ जाएगी तो दाब क्या हो जाएगा? बराबर। और दाब बराबर हो जाएगा तो हम आयतन नहीं पहचान पाएंगे। तो आयतन बराबर ही तो है। तो आयतन बराबर है और बराबर आयतन पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आयतन का। समझ गए मेरी बात? तो ये तो गया। दूसरा देखो, देखें दूसरा क्या है? PCl5। तो दाब यहां पर 1 मोल और यहां 2 मोल। यहां दाब क्या है? कम। यहां दाब क्या है? दाब कम तो आयतन, और दाब ज्यादा तो आयतन। अब इस अभिक्रिया पर दाब बढ़ा दें तो अभिक्रिया कहां से कहां जाएगी? सॉरी आयतन बढ़ा दे तो आयतन बढ़ा दे ज्यादा से कम की तरफ। अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा में। कर लोगे? अरे हो जाएगा क्या? ठीक है, फिर नोट करो आयतन का प्रभाव। ये किसके कारक पढ़ रहे हैं हम? साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले। साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। और साम्य अवस्था स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक में तो एक ही कारक है, ताप। और बाकी सारे साम्य अवस्था में आते हैं। हो गए? स्पीड से लिखना है।
लाल, नीला, हरा, ब्लैक, कितने पेन लगा लेती हैं। दो हो गए। हो गए। तीसरा एग्जाम के लिए H2I2, I2 है ना, H2 प्लस I2, 2HI। पूरा लिखो तो पूरा लिख लेना कि भाई मोल कितने हैं, दो, इधर भी दो, तो दाब बराबर, आयतन भी बराबर। आयतन का कोई प्रभाव, आयतन का कोई प्रभाव नहीं, दाब का भी कोई प्रभाव नहीं है, तो आयतन का भी कोई प्रभाव। हो गए। देखो देखिए क्वेश्चन पढ़ो, देखे आयतन कम करने पर क्या प्रभाव होगा। कहां जाएगी, अग्र दिशा में। आयतन कम करवा रहा है, इसके 3 मोल, इसके 2 मोल। मोल ज्यादा तो दाब ज्यादा, या दाब कम, दाब ज्यादा तो आयतन कम, और आयतन ज्यादा। अब आयतन बढ़ाएंगे तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, लेकिन आयतन कम करेंगे तो कम से ज्यादा की तरफ। तो कहां जाएगा, अग्र दिशा में जाएगा। जाएगा, लिख लो क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन हो जाते हैं आप आपके शीट में, हो जाते हैं क्या, हैं? हाँ, जिससे नहीं होते ना, इसका मतलब हम नोट्स को पढ़ नहीं रहे हैं, नोट्स को रट रहे हैं, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चनों के जवाब अपने नोट्स में मिलेंगे, बस फर्क इतना है कि इनको आप रट करके काम कर रहे हो या समझ करके काम कर रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा समझो उनको, और समझ करके क्वेश्चन को समझो पहले आराम से, फिर सारा काम हो जाएगा। रटो मत किसी चीज को।
धीरे मत लिखो, फास्ट लिखो। बस आगे वाला क्वेश्चन पढ़ो, केवल लिखना नहीं है। देखो देखें, इस अभिक्रिया पर दाब तथा आयतन का कोई प्रभाव नहीं होगा। ए आ जाएगा क्या, या बी? सेकंड भी है, फिर थर्ड भी है। ऑल ऑफ दीज हिंदी में लिखोगे क्या? उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी, समझ गए? हाँ, कर लोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं है बहुत सारे पढ़े हैं ऐसे क्वेश्चन, एक्सरसाइज में बहुत पढ़े हैं। अगला लिखो, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस का प्रभाव, अक्रिय गैस का प्रभाव। अक्रिय गैस जानते हो क्या? कौन सी होती है? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये होती है ना। ये अक्रिय गैस मिलाने का प्रभाव है कि अक्रिय गैस मिला दें किसी में तो उसका क्या प्रभाव पड़े। तो एक लाइन लिख लो, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। फिर एक लाइन लिख लो यहां पर, सबसे पहले देखो, अक्रिय गैस का प्रभाव, अक्रिय गैस का प्रभाव आयतन के प्रभाव के समान होता है। अक्रिय गैस का प्रभाव आयतन के प्रभाव के समान ही होता है। अक्रिय गैस का प्रभाव आयतन के प्रभाव के समान ही होता है। आयतन के प्रभाव के समान होता है। बस अब कोई याद नहीं करना, जो आयतन के प्रभाव चल रहे थे सेम वो के वही हैं। कैसे? अब देखो एग्जांपल, आयतन का प्रभाव ही चलता है इसमें, क्योंकि गैस का आयतन होता है। गैस का क्या होता है? आयतन। जैसे ये अभिक्रिया हुई 4 मोल 2 मोल, यहां दाब अधिक है, यहां दाब कम है। अधिक दाब है तो आयतन क्या हुआ? कम। और यहां कम दाब है तो आयतन क्या हुआ? अब मैं ये कहूं कि आयतन बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया किस दिशा में जाए? प्रत्येक दिशा में। तो यदि इसमें अक्रिय गैस मिला दी जाए तो भी अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? प्रत्येक दिशा में जाएगी। समझ गए चीज? अक्रिय गैस मिला दी जाए, ये क्वेश्चन पूछेगा। अक्रिय गैस कम कर दी जाए, ये नहीं पूछेगा, तो कम करने के लिए अक्रिय गैस होनी भी तो चाहिए ना वहां पर। तो इसमें अक्रिय गैस है ही नहीं, तो कम कहां से करोगे? तो अक्रिय गैस का क्वेश्चन कभी कम करने का नहीं आएगा। समझ गए चीज? हमेशा आएगा अक्रिय गैस मिलाने का। किसका आएगा? अरे भाई, आयतन तो हम कम भी कर सकते हैं, दाब तो हम कम भी कर सकते हैं, ताप कम भी कर सकते हैं, लेकिन अक्रिय गैस कम कैसे करेंगे? अक्रिय गैस तो है ही नहीं इसके अंदर। तो अक्रिय गैस केवल मिलाई जाएगी। क्या होगा? मिलाई जाएगी। और अक्रिय गैस का प्रभाव आयतन के समान ही चलेगा। तो मान लो ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में मैंने अक्रिय गैस मिला दी, तो अभिक्रिया किस दिशा में चली जाएगी? किस दिशा में? प्रत्येक दिशा में जाएगी ना। तो बस यही है, अक्रिय गैस मिलाने पर आयतन बढ़ जाता है, इसलिए अभिक्रिया प्रत्येक दिशा में जाती है और उत्पाद ज्यादा बनेगा। कम बनेगा क्या? हाँ, तो सही है। तो अपने को इससे मतलब नहीं है, अपने को आयतन बढ़ता है घटता है। हमें मैंने ऊपर एक लाइन लिखवाई इसलिए सीधी सीधी कि अक्रिय गैस का प्रभाव है वो आयतन के प्रभाव के समान है। तो इसमें आयतन मिलाते तो अभिक्रिया कहां जाती है? इधर। तो अक्रिय गैस मिलाने पर भी अभिक्रिया कहां जाएगी? इधर जाएगी, प्रत्येक दिशा में जाएगी, और उत्पाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सही कह रहा हूं क्या मैं? इसमें बताओ, देखे इसमें सही है क्या? देखो देखे, इसमें अक्रिय गैस मिलाने पर क्या हो? अक्रिय गैस मिलाएंगे तो अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्नि दिशा में जाएगी। तो आयतन बढ़ेगा, अग्नि दिशा में जाएगी, उत्पाद बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात? इसमें बताओ, आयतन का नहीं पता लगा तो अक्रिय गैस का भी नहीं पता लगेगा।
तो ऐसी विक्रिया में चाहे दाब कह दो चाहे आयतन कह दो चाहे अक्रिय गैस का कोई प्रभाव नहीं होता। समझ गए? तो सेम वो की वही चीज है। तो अपने एक एग्जाम्पल लिख लो, एक से ही काम चल जाएगा इसमें। तो लिख लो फटाफट। जल्दी से लिखो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हाँ बेटा, इसमें रामलाल, इसमें बेटा फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा करो, है ना? वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव में तो लिख दिया। किसी भी तत्व का प्रथम अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। ट्वेल्थ में 90% से ऊपर वाले कौन कौन है? ऊपर हाथ बना देखे एक बार। ट्वेल्थ में 90% से ऊपर, 90 या 90 से ऊपर। 1 2 3। लड़कों में तो कोई नहीं होगा। वेरी गुड। हाँ, बी प्रोग्रेस। हाँ, लिख लिए क्या? हाँ, लिख लो बेटा बस। हाँ, आवाज रुक गई थी, रोक दी थी बेटा मैंने, धमका रहा था मैं इनको। ये पढ़ते नहीं है, डिस्टर्ब कर देते हैं मेरे को। हो गए क्या? बड़ा स्पीड बढ़ा लो, मैं फिर कह रहा हूं। अभी तो मैं धीरे धीरे आपकी आदत डालने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी स्पीड बढ़ा लो कि वहां अपने को आधे घंटे पहले पेपर हो जाए, ताकि उस पेपर को दोबारा देखने का मौका मिल जाए। गोले काले हुए कि नहीं हुए वो मौका मिल जाए, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया वो मौका मिल जाए। बाहर आने के बाद कहते हैं कि अल्लाह सर 3 क्वेश्चन तो मैंने पीछे रफ में किए थे, गोले काले के ना भूल गया सर, मैं टाइम नहीं मिला। एक्सक्यूज नहीं देना है किसी को ही, काम परफेक्ट करके आ गए, बस वही काम है। क्योंकि सबका पेपर है वो, केमिस्ट्री में यही हाल होने वाला है कि सर लास्ट में टाइम नहीं मिला, चाहे वो जेईटी का हो सीईटी का, सर टाइम नहीं मिला लास्ट में।
टाइम मिलेगा कहाँ? तुम लोग आधा पेपर बायोलॉजी एग्रीकल्चर करने में आधा टाइम ले लेते हो, और फिर आधा टाइम बचता है उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों करना चाहते हो, तो फिर वो होता नहीं है। और फिर वो जल्दबाजी होती है, हड़बड़ाहट होता है, और उस जल्दबाजी के अंदर डेफिनेट है कि तीन चार क्वेश्चन में ऐसी एरर होती है कि उल्टे सीधे गोले बढ़ जाते हैं। बस उतना ही सब डिसाइड सिलेक्शन का, बस इतना सा ही काम होता है। इसलिए वो काम आए नहीं। 15 मिनट पहले ये सोच करके देखो भाई, अपने को 15 मिनट पहले पेपर करके बैठ जाना है। 3.25 घंटे आते थे, मैं बोर्ड के एग्जाम देता, आजकल भी इतने आते हैं, 3.25 घंटे आते थे। 3.25 घंटे में मैंने कभी भी मेरे माइंड में कभी नहीं किया था ये कि 3.25 घंटे देता है बोर्ड पेपर करने का। मैं केवल 3 घंटे ही मानता था, और 3 घंटे देखता था मैं कि टाइम 3 घंटे में 10 मिनट है, तो मैं चाहे क्वेश्चन छोटा हो नहीं छोटा हो, मैं उस क्वेश्चन को पूरा करने में रहता था कि 3 घंटे में पेपर पूरा होना चाहिए। फिर 15 मिनट बचते थे, उस 15 मिनट में मैं ये देखता था कि रोल नंबर वगैरह सब कुछ सही बढ़ दिए गए, कोई क्वेश्चन है वो रफ कॉपी में कहीं पीछे किया हुआ हो, आगे आया ही नहीं हो, तो उसको देखना है। फिर सारे क्वेश्चनों के नंबर सही लग गए क्या, कहीं एक क्वेश्चन के 2 जगह नंबर नहीं लग गए क्या, और फिर मन में संतुष्टि होती थी कि हाँ अब अपना एक क्वेश्चन छूट रहा है तो उसको छूट जाने तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाकी के तो सारे सही हो गए ना, अपने बाकी के तो सारे सही जगह रखे गए ना, तो उल्टे सीधे नहीं है। तो लास्ट के 15 मिनट हर पेपर में रखा करो, वो केवल अपने को चेक करने के हैं कि कितने क्वेश्चन कर दिए। कोई 5 ऑप्शन अनुत्तरित प्रश्न वाला आ रहा है, को हमने अटेम्प्ट किए, 5 से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करते तो OMR चेक नहीं होती। 5 से ज्यादा क्वेश्चन यदि अनुत्तरित प्रश्न में रख दिया आपने, भाई 5वां कॉलम भरना है ना, वो कोई कहे कि मैं तो नहीं भरूंगा, मत भरो, 1 2 3 तक की फिर भी गुंजाइश रहती है। 5 से ज्यादा आपने खाली छोड़ दिया, वो हमारी चेक नहीं होती आगे जाकर के, तो वहीं पर वो फेल होता है। तो अब फिर बाद में सर मैं तो सर वो बात तो भूल ही गया था। वो इसलिए भूल गया था ना क्योंकि तब तेरे पास में लास्ट में टाइम नहीं बचता है। इसलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन कट गए, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पूछना नहीं है कभी दोबारा, किसी से नहीं पूछना है कि सर कितने अटेम्प्ट करने, कितने नेगेटिव। 82 नेगेटिव हो गए एक बच्चे के, लिस्ट पड़ी मेरे पास में, एक बच्चे का मैंने रिकॉर्ड दिख रहा था, 82 क्वेश्चन नेगेटिव कर दिए। क्या समझोगे आप? 82 क्वेश्चन छोटी बात है क्या? अब पता है वो क्यों होते हैं? क्योंकि ऑप्शन में अपने को चारों नहीं पता और उसके बारे में कुछ नहीं जानते, और आज तक वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, फिर भी जय बजरंगबली भी। अरे क्या जरूरत पड़ गई? जब पता है अपने को एक ही नहीं पता इसमें से, इस क्वेश्चन को कभी आज तक दिन तक पढ़ा ही नहीं, क्यों अटेम्प्ट कर रहे हो? उस क्वेश्चन को करना ही नहीं था वो। आपको पता लगे भाई 2 ऑप्शन मैंने निकाल दिए, अब 2 बचे, इन दोनों में से कोई एक उत्तर है, डेफिनेट उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है। मैं आज ही कह रहा हूं, यदि 2, क्यों? क्योंकि चारों आपको नहीं आते तो सही होने के चांसेस तो है 25% और गलत होने के चांस है 75%। और यदि 2 आपने निकाल दिए तो 2 बचे, सही होने के चांस कितने? 50%, और गलत होने के कितने? 50%। ऐसे 5 क्वेश्चन भी आपने अटेम्प्ट कर दिए तो इसका मतलब 2 तो, मैं कहता हूं गारंटी से 2 तो सही हो ही जाएंगे। 2 सही हो गए तो भी आप प्लस में हो, माइनस में नहीं आए हो, तो भी आप प्लस में जा रहे हो। और वो 5 क्वेश्चन जिसमें चारों ही नहीं आते थे, 5 अटेम्प्ट कर दिए, लगभग मान के चलो कि कोई गुंजाइश बड़ी मुश्किल से हो तो एक सही हो जाएगा, वरना नहीं होगा उनमें से। तो किस्मत है ना अपनी, ये मान के चलो कि बहुत घटिया है। तो पेपर करने का तरीका होता है ना बेटा, वो बड़ा होता है। हमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अपने को आ रहा है, पूरा आ रहा है, कर दो। और हर पेपर के अंदर 2 बार 2 राउंड में किया करो क्वेश्चनों को। 2 राउंड का मतलब, जब आप पेपर कर रहे हो, जो मैं मेरा तरीका बता रहा हूं और आपका अलग हो सकता है। मैं पेपर करता था, जैसे 3 कॉलम है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब मैं पहले मान लो एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं पहले एग्रीकल्चर का ही करूंगा, बायोलॉजी को, और उसके ऐसे हाथ नहीं मारूंगा फटाफट से, पहले एग्रीकल्चर का पेपर करूंगा। मैं कर दिए, और जितने मैंने क्वेश्चन कर दिए उनके ऊपर सिंगल टिक मार्क लगा रहा हूं मैं, सिंगल टिक मार्क, ध्यान रखना, सिंगल टिक मार्क। फिर मान लो मेरे क्वेश्चन हो गए 25, अब मैं उसी एग्रीकल्चर के पेपर को दोबारा से देखूंगा एक बार, ठीक है, और आराम से पढ़ते हुए, और
फिर दोबारा जो हो गए 2-4 उनके फिर सिंगल टिक मार्क कर दिए। तो जितने के सिंगल टिक मार्क हो गए वो तो कर दिए हमने, बाकी सारे क्या हो गए, नहीं किए। अब जितने सिंगल टिक मार्क किए ना उनको सबको अपने को बताया कंफर्म राइट है वो तो, क्योंकि बाकी तो छोड़ ही दिए ना। अब उनको पहले OMR शीट भरो उनकी। आप क्या करते हो, सारा पेपर तो करने की कोशिश करते हो पहले, और OMR बढ़ते हो कब, लास्ट में। और लास्ट में वो बचते हैं 5 मिनट और क्वेश्चन करने हैं पूरे गोले काले। तो कभी तो कोई उल्टा सीधा रो, कोई इधर लगा देता है कि कौन सा आएगा, तो इधर लगाता है हम ये ले, नीचे वाले में आ गया। अब वो नीचे वाले में आ गया ना, आपको तो वही पता है, पर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ रहे ना, थोड़ा सा नीचे हो गया वो, और फिर आगे वाला उसके नीचे, आगे वाला उसके नीचे, आगे वाला उसके नीचे। बाद में कहते हैं सर मेरे तो उसके नीचे पूरा ही गलत हो गया। अरे होगा ही, काम ही तुम्हारे ऐसे थे। हर क्वेश्चन को चेक करो सामने, क्रॉस करो, कितना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, इधर से मैच करो क्वेश्चन को, ताकि एक गोला काला गलत हो गया ना तो उससे नीचे वाला दोबारा नहीं होगा फिर, क्योंकि क्वेश्चन मैच किया करो हमेशा। फिर एग्रीकल्चर पूरी कर दी, जो क्वेश्चन छूट गया अब उनको छोड़ दो, अब आगे वाले पोर्शन पे आ जाओ। बायोलॉजी कर रहे हो तो बायोलॉजी कर लो, फिर केमिस्ट्री करो तो केमिस्ट्री करो, कर लिए। अब सारे गोले भर दिया आपने। अब ये पूरा एक राउंड हुआ था। अब दूसरे राउंड में क्या करना है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बच गए ना वो पूरे तो आपको आ नहीं रहे, अब उनमें से कितने करने हैं। तो अब एक साथ गोले काल नहीं करने, अब उसके अंदर हाँ ये अपने को नहीं आ रहा, ये आ रहा है, और ये इसमें ये हो सकता है, ये कर देता हूं मैं, उसको डबल टिक करो। कितना टिक करो, डबल टिक करो अब की बार। तो सारे पेपर को एक बार अब दोबारा से देखो, जो जो अब हमने कर लिए डबल टिक कर लिए, तुरंत पेपर को खोलोगे ना, डबल टिक वाले ढूंढो कहाँ ये है, ये गोला भरा हुआ नहीं है अभी तक, क्योंकि सिंगल टिक वाले सारे भरे हुए। अब भर दिए तो उनके बारे में सोचना नहीं है। कोई सोचता है कि तूने इसने तो ये कर दिया बी, मैंने तो सी कर दिया, उसका देखना ही नहीं है, क्योंकि हमने गोला भर चुका है, हम उसके बारे में सोचना नहीं है। अब अपने को डबल टिक वाले जितने भी हो गए उनको सबको भर दो, भर दिए। ये तो पेपर हो गया, इतना ही होगा बस पेपर आपसे। अब जो बच गए वो जय बजरंगबली बी वाले चलेंगे अब। तो उनमें ये मान के चलो कि एक आधा यदि आपको आता है तो कर दो, नहीं आता है तो नहीं करना। तो नेगेटिव कब होता है, जब आप लगता है कि मुझे कितने करने चाहिए, 40 में से कितने कर दिए मैं, 25 ही किया, कम रह गए। आपको क्या पता कम रह गए, पर आपका मन तो सलीम नहीं है ना, 30 तो कम से कम करने चाहिए। अरे कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाई 30 करने ही चाहिए, 25 ही करने हैं बस, अपने को इतने आते हैं। बात समझ गए। तो ज्यादा के चक्कर में कोई मेरिट बढ़िया नहीं बनती बेटा। तो इन चीजों का ध्यान रख करके पेपर करोगे ना, कम पढ़ लोगे ना तो भी पेपर सही होगा, मेरी गारंटी है। और कितना ज्यादा पढ़ लो, 2-4 तो गोले उल्टे पढ़ दिए, 2-4 वो जय बजरंगबली वाले बी लगा दिए, और ये 10 क्वेश्चन हो गए, और वो मेरिट है वो कहां से उठ करके कहां आ गए आपको अंदाजा ही नहीं लगा। आपको 10 क्वेश्चन जो आप सही मान रहे थे उनके आप 40 क्वेश्चन, एक 4 नंबर का एक क्वेश्चन, तो आप कितने मान रहे थे, 40 नंबर मान रहे थे। बाद में पता लगा कि 40 वो तो माइनस होने ही है, तो मान लो 100 थे तो 40 तो माइनस होने हैं, कितने बचे 60 में वो 10 के माइनस और होने वाले हैं। पता लगा कि 100 से 50 पे आ गए, 100 से कहां आ गए 50। आपको आइडिया नहीं लगा, आप तो ये सोच रहे थे भाई एक दो क्वेश्चन का फर्क पड़ रहा होगा, एक दो क्वेश्चन का नहीं बेटा। यदि आप वहीं के वहीं छोड़ देते तब तो 100 पे थे, और उनको 2-4 एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वो आप आ गए सीधे 50 पे। 5 भी आपने गलत किए तो 5 के 20 नंबर तो वो माइनस होंगे 80, और 5 के माइनस और होंगे अब, ठीक है ना, तो वो 75 पे ले आया आपको। तो कहां तो 100 पे था, और कहां 2-4 टिक मार्क करने के चक्कर में आप सीधे 75 पे आ गए नीचे। तो नेगेटिव का फर्क बेटा बहुत बड़ा होता है। दिखता अपने को ये है 1/3 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, वो लगती है अपने को, वो उल्टा प्रभाव डालता है, 5 पे लेके जाता है। एक क्वेश्चन नहीं करने का मतलब 4 नंबर प्लस में थे, और एक उस क्वेश्चन को गलत करने का मतलब 5 नंबर माइनस में हो, फर्क 9 का पड़ रहा है। बात समझ रहे हो, या तो 4 प्लस में जाते हैं या 5 माइनस में जा रहे हो आप लोग, तो फर्क बहुत बड़ा पड़ता है। इसलिए ज्यादा नहीं करना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि टेस्ट में क्या क्या हो रहा है, इतनी 80 75 70 क्वेश्चन नेगेटिव कहां से आ रहे हैं। ये वही तो है बजरंगबली भी नहीं लगाने हैं, हाँ आते हैं तो ही करने हैं। कम करके आ जाओ, एक टेस्ट दे करके देखो आप 0 नेगेटिव वाले क्वेश्चन करके, कि मैं नेगेटिव करके नहीं आऊंगा, आपको पता लगेगा कि वास्तव में उतनी रैंक बनी मेरी जितनी पिछली बार बनी थी।
क्योंकि नेगेटिव से ज्यादा नीचे चले जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बेटा 3 घंटे का पेपर करने का बहुत बड़ा फायदा होता है। कोई प्रभाव नहीं इसका। ये हो गया, ये हो गया, कोई खास बात नहीं। अब पॉइंट लगाओ सांद्रता का प्रभाव। इसका प्रभाव सांद्रता का, इसमें से क्वेश्चन खूब आते हैं। सांद्रता का प्रभाव, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, इसमें से क्वेश्चन खूब आते हैं। अब देखो सांद्रता का प्रभाव देखना थोड़ा। साम्य अवस्था में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए समय समय पर क्रियाकार मिलाते रहना चाहिए तथा उत्पाद को हटाते रहना चाहिए। इस लाइन का क्या मतलब है पहले वो समझेंगे। इस लाइन का मतलब ये है कि ये कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है। A प्लस, बहुत बड़ा ए आ गया, इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, साम्य अवस्था में आता ही नहीं इतना बड़ा, इतना छोटा भी नहीं आता। A प्लस बी इज इक्वल सी प्लस डी। ये एक अभिक्रिया है जो साम्य अवस्था में है। और साम्य अवस्था में यदि कोई अभिक्रिया है तो जितना अभिकारक से उत्पाद बन रहे हैं उतना ही उत्पाद से क्या बन रहे हैं, अभिकारक। उसी को तो साम्य अवस्था कहते हैं। तो जब कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो अब अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, तो इसके लिए ये है कि मान लो इधर ये दोनों मिला करके अपने पास 100 ml हो गए। कितने ml हो गए? 100 ml। और इधर भी कितने ml हैं? 100 ml है। बराबर हो गया ना? अरे बराबर हो गया। अब मैं कहता हूं कि यदि बाहर से मैंने 50 ml ए और बी डाल दिया तो मैंने क्रियाकारक डाला, उत्पाद क्रियाकारक, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? कहां जाएगी? अग्र दिशा में। इसका मतलब साम्य अवस्था में यदि आप क्रियाकारक मिलाते हैं तो अभिक्रिया कहां जाती है? अग्र दिशा में जाती है। कहां जाती है? अग्र दिशा में बढ़ेगी। बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? तो मैं इसको दूसरे तरीके से भी कह सकता हूं। ये भी कह सकता हूं कि मैंने मिलाया कुछ नहीं, इधर से कुछ नहीं मिलाया मैंने, और इधर से मैंने 50 ml माइनस कर दिए, हटा लिए, उत्पाद बाहर निकाल लिए। कितने बाहर निकाल लिए? 50 ml उत्पाद बाहर निकाल लिया, तो भी इधर देखो कम हो गया, वो आग नहीं हुआ। अब भी अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा में जाएगी। जाएगी ना? तो साम्य अवस्था में या तो आप क्रियाकारक मिला दो और या उत्पाद को हटा लो, उससे अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाने वाली है? अग्र दिशा में। मेरी बात समझ में आई क्या? मतलब जिस तरफ कम हो गए ज्यादा से कम की तरफ भी तो जाएंगे। तो आपको तो ये देखना है, आपको इससे मतलब नहीं है कि कौन सा मिला रहा है कौन सा हटा रहा है, आपको इससे मतलब है कि ज्यादा किस तरफ हो रहा है और कम किस तरफ हो रहा है। तो जैसे मैंने इधर ए और बी डाला तो इधर ज्यादा हो गया, तो अभिक्रिया कम की तरफ जाएगी। तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जा रही है। या फिर इसको नहीं छेड़ा हमने और इधर में से सी और डी 50 ml बाहर निकाल लिया, तो इधर कितना बच जाएगा? 50, और इधर कितना है? 100, तो ज्यादा इधर ही होगा, तो भी अभिक्रिया कहां जाएगी? अग्र दिशा में। तो इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं, ये कह सकता हूं कि साम्य अवस्था में यदि क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए, क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई जाए या उत्पाद की सांद्रता कम कर दी जाए, तो अभिक्रिया हमेशा किस दिशा में आती है? अग्र दिशा में। और अब उल्टा करना है इसका, तो या तो उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दो तब उधर चला जाएगा, और या क्रियाकारक की सांद्रता क्या कर लो? कम कर लो। इसके लिए वो लाइन लिखी हुई है पीछे कि साम्य अवस्था में समय समय पर क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता जो है वो परिवर्तित करते रहें या बढ़ाते घटाते रहें। तो वो वाली लाइन यहां पर है, हम देखेंगे कहां चला गया वो। हाँ, अब पढ़ो, देखें। साम्य अवस्था में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए, अधिक उत्पाद प्राप्त करना है तो क्या करना? समय समय पर क्या करो? या तो क्रियाकारक मिलाते रहना चाहिए, या फिर
उत्पाद को हटाते रहना चाहिए। सही बात है क्या? अरे सही बात है। तो कुल मिलाकर के इस पूरे चीजों का सारांश जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों में से क्रियाकारक और उत्पाद में से कौन ज्यादा है और कौन कम है, इसको पहचानना है बस आपको। उसको पहचान लिए तो आप बता दोगे अभिक्रिया की दिशा में जा रही है। यदि क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई गई, साम्य अवस्था है और उसमें क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ाई गई, तो अभिक्रिया की दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, नहीं जाएगी? या उत्पाद की सांद्रता, अब उत्पाद की सांद्रता बढ़ाई जाए तो कहां जाएगी? फिर प्रत्येक दिशा में जाएगी। समझ गए क्या? क्या समझ गए नालायकों? समझ गए? हाँ, जैसे देखो, निम्न अभिक्रिया के लिए अधिक उत्पाद प्राप्त करने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। यानी कि कोई अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में अधिक उत्पाद आपको प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? अधिक उत्पाद। तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां यानी कि अच्छी परिस्थितियां क्या हो सकती है, क्या ऐसा काम करें उसमें कि उत्पाद क्या बन जाए? ज्यादा बन जाए, उत्पाद ज्यादा बन जाए। तो अभिक्रिया को पूरी तरह से चेक कर लिया करो। जैसे मान लो कि इधर कितने 1 और इधर कितने 3, तो इधर कितने हो गए 4, इधर कितने हैं 2। तो इधर 4 मोल है, इधर 2 मोल है। 2 मोल है तो 4 मोल है, इधर इधर 2 मोल है। 4 मोल का दाब क्या होता है? ज्यादा होता है। और 2 मोल का दाब क्या होता है? कम। तो दाब तो लिख दिया हमने। दूसरा, इधर प्लस ऊष्मा लगा रखा है, तो मैंने कहा था जिधर ऊष्मा ज्यादा है उधर का ताप क्या होता है? ज्यादा होता है। इधर उच्च ताप है और इधर क्या है? निम्न ताप है। बात समझ गए? अब हम कहेंगे उत्तर कहां से देंगे, तो उत्तर तो बेटा अपने को ऑप्शन के आधार पर देंगे हम कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो आयतन का भी कह सकता था ऑप्शन, भाई इधर का आयतन क्या है? कम। इधर का आयतन क्या है? ज्यादा। तो अपने पास तो तीनों तीनों चीजें आ गई। अब अपने क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ऐसी अनुकूल परिस्थितियां क्या है। तो देखो, ये कह रहा है कि ताप, निम्न ताप, तो मैं ये कहूं कि अपने को ज्यादा उत्पाद बनाना है। यानी कि अभिक्रिया किस दिशा में आनी चाहिए? अग्र दिशा में। यदि मैं ताप बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया कहां जाएगी? ताप बढ़ाऊंगा तो अभिक्रिया कहां जाएगी? प्रत्येक दिशा में जाएगी, क्योंकि ताप इधर का ज्यादा है। तो ताप को क्या करना पड़ेगा फिर? कम। तो एक तो ताप को आपको कम करना पड़ेगा। ताप कम करोगे तब अभिक्रिया किस दिशा में आएगी? अग्र दिशा में आएगी, उत्पाद ज्यादा बनेगा। फिर दाब की देखो, तो दाब इधर ज्यादा है और इधर क्या है? तो दाब को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो दाब को करना पड़ेगा ज्यादा, दाब को ज्यादा। ये अनुकूल परिस्थितियां हैं। ताप कम होना चाहिए और दाब ज्यादा होना चाहिए। सही बात है क्या? अरे सही है क्या? तो इन क्वेश्चनों को अपने को ये समझना होगा पूरा कि पूछ क्या रहा है, ऑप्शन क्या दे रहा है, और आयतन कैसा होना चाहिए। आयतन अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए, भाई दाब ज्यादा है तो आयतन क्या हो गया? कम। और इधर आयतन क्या हो गया? ज्यादा। दाब बढ़ाएंगे तो इधर जाएगी ना, तो दाब भी क्या करना पड़ेगा? वो आयतन भी क्या करना पड़ेगा? कम। तो आयतन भी कम करना पड़ेगा। सही बात है क्या? अरे सही है। हाँ, इस तरीके से कर लोगे क्या? मुंह फाड़ रहे कर तो क्या लोगे? लिख लो एक बार, फिर मैं दोबारा बता दूंगा। लिख लो एक बार इसको फटाफट। जल्दी करो फटाफट। कर लेंगे। आ गया सर, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। जल्दी लिखो फटाफट।
चले क्या? चले अब? चले तो अब देखो, हाँ इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूं मैं, और भी एक क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को दोबारा बताएंगे, बट पहले इसको देखते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन देखो, इसको पहले आराम से समझो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और फिर मैं क्वेश्चन मैं पूछूंगा, ये नहीं है क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसके बारे में। पहले इसको पढ़ लो आप। पढ़ लिए? अब इसमें हम बात करेंगे कि आपको उत्पाद ज्यादा बनाना है। क्या बनाना है? उत्पाद ज्यादा बनाना है। तो उत्पाद ज्यादा बनाना है तो दाब क्या होना चाहिए? दाब क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि नहीं नालायको? लिखा हुआ है ना? हाँ। ताप का क्या होना चाहिए? ताप क्या होना चाहिए? उच्च। उच्च होना चाहिए। और आयतन देख करके बोलना है ऐसे। आयतन क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, क्योंकि दाब इधर कम तो इधर आयतन ज्यादा, और इधर आयतन कम, और आयतन बढ़ाओगे तो अभिक्रिया कहां चली जाएगी? आगे। इसका मतलब आयतन क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अधिक उत्पाद प्राप्त करने की परिस्थितियां पूछ रहा था ये। तो अधिक उत्पाद प्राप्त करने की परिस्थितियां यही है। अब मैं कहूं कि क्रियाकारक अधिक प्राप्त करना है, तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा? कर लोगे? तो क्वेश्चन ये सब चीजों को मिला करके देता है क्वेश्चन। इसलिए मैंने क्या कहा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सांद्रता वाले होते हैं। इनमें क्या करता है? सबको मिक्स करता है वो, समझ गए जी? सारी परिस्थितियां। अब तीसरा देखो, इसको देखो, देखे बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ इसको देखो, फिर मैं पूछूंगा। देखो देखो, पता लग गया? अब की बार अपने को पहले उत्पाद प्राप्त करते हैं। अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए ताप क्या होना चाहिए? ताप क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। ताप अधिक, और दाब कम, और आयतन ज्यादा। तो देखो देखिए, ऐसा है कुछ है क्या? लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है ना? कर लोगे? हाँ। तो ऐसे मत देखा करो क्वेश्चन को भाई, ये कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया, ये देखो भाई, हाँ अपने को जब ताप का, दाब का, आयतन का कंसेप्ट आता है तो फिर हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन होगा, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा लेता है। समझ गए क्या मेरी बात? हाँ अब आ जाओ पॉइंट पे। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, निम्न अभिक्रिया के लिए अधिक उत्पाद प्राप्त करने की अनुकूल परिस्थितियां हैं। अनुकूल परिस्थितियां समझते होंगे? कौन सी अच्छी परिस्थितियां? तीन ही आया क्या इसमें ऑप्शन? तीन ही लिख लो, अब तो तीन ही बहुत है, चौथा लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, और बाकी की बात करेंगे कल।